हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है? नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज़ अ कॉमन क्रोनिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय अल्टरेशन ऑफ परमेबिलिटी एट द ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल्स लीडिंग टू मैसिव प्रोटीनूरिया, हाइपरएल्बुमिनिया, एडिमा एंड हाइपरलिपिडीमिया। सो अगर हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम को सिंपली अगर समझें तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमारी जो किडनी होती है वो यूरिन के साथ साथ प्रोटीन को भी पास आउट कर, मतलब जो यूरिन के साथ साथ प्रोटीन भी एक्सक्रीट होने लगता है, क्योंकि हमारी जो किडनी का अगर हम स्ट्रक्चर करें तो उसमें एक ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन होती है। उस जो ग्लोमेरुलर होता है उसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसमें डिसफंक्शन हो जाता है, उसकी वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है। तो इसमें वही लिखा है, करेक्टराइज बाय अल्ट्रेशन ऑफ परमिबिलिटी एट द ग्लोमेरुलर कैपिलरी वॉल। तो परमिबिलिटी मतलब उसकी अल्ट्रेशन हो गई। जैसे नॉर्मली जो बच्चे होते हैं या नॉर्मली जो इंसान होता है उसमें प्रोटीन एक्सक्रीट नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मैसिव प्रोटीन यूरिया होगा। मैसिव प्रोटीन यूरिया का मतलब क्या होता है कि जो हमारा प्रोटीन है वो हमारे यूरिन में सिक्रीट होने लगेगा। और कौन सा प्रोटीन होगा? एल्ब्यूमिन हमारा सिक्रीट होगा। तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा? हाइपो एल्ब्यूमिनिया, मतलब एल्ब्यूमिन की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से एडिमा होगा और हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगा। तो इसके कुछ कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि इडियोपैथिक होता है। मतलब सबसे पहला कॉज है कि अननोन, मतलब हमें पता नहीं है कैसे हो जाता है, लेकिन अननोन कॉज है ये। फिर है सर्टेन डिसीजेस। कुछ सर्टेन डिसीज़ हो सकती है, जैसे कि डायबिटीज़ हो सकता है और ल्यूपस हो सकता है, इसकी वजह से हो सकता है। और कुछ बच्चों में जेनेटिक कंजेनाइटल एनोमलीज की तरह होता है। फिर इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले होता है ग्लोमेरुलर प्रोटीन परमिबिलिटी ड्यू टू ग्लोमेरुलर इंसल्ट। तो ग्लोमेरुलर प्रोटीन की परमिबिलिटी हो गई, मतलब ग्लोमेरुलर में जो ग्लोमेरुलर जो नॉर्मली होता है वो बॉडी से प्रोटीन सिक्रीट नहीं होने देता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे उसकी परमिबिलिटी होगी। मतलब क्या होगा? अब हमारे यूरिन के थ्रू वो प्रोटीन सिक्रीट होने लगेगा। तो ये क्या हो गया? ग्लोमेरुलर इंसर्ट, मतलब उसका डिसफंक्शन हुआ। तो वही लिखा हुआ है, जिसकी वजह से हमारे यूरिन में प्रोटीन आ रहा है, मतलब मैसिव प्रोटीन यूरिया हो रहा है। और ये जो एल्ब्यूमिन जो प्रोटीन है वही आ रहा है। तो उसकी वजह से मतलब हमारे बॉडी में क्या हुआ है? हमारे बॉडी में एल्ब्यूमिन नाम का जो एक प्रोटीन है उसकी कमी हो गई, तो इसको हाइपो एल्ब्यूमिनिया कहेंगे, जिसकी वजह से डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर हो गया। इसकी वजह से इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड जो है माइग्रेट्स टू इंटरस्टिशियल स्पेसेस कॉजिंग हाइपो वॉल्यूमिया। अब जो इधर इसको थोड़ा सा समझना है कि जो एल्ब्यूमिन होता है वो क्या करता है, जो हमारी जो आरबीसीज होती हैं उसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो ब्लड सेल्स के साथ जाके एल्ब्यूमिन बाइंड होता है, जिसकी वजह से ब्लड सेल जो है वो वाटर को होल्ड कर पाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर हमारे ब्लड में एल्ब्यूमिन की कमी हो गई है तो अब क्या होगा? एल्ब्यूमिन की कमी हो गई हमारे ब्लड में, तो अब इंट्रावेस्कुलर जो फ्लूइड होगा, जो ब्लड सेल का इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड होगा वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाएगा। और इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जाके वो जो हमारी जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं उसमें जाके एब्जॉर्ब होने लगेगा, मतलब वहाँ पे एडिमा कॉज करने लगेगा, जिसकी वजह से जो है हमारी किडनी के पास जो है ब्लड फ्लो कम पहुँचेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा? हाइपोवॉल्यूमिया। तो बेसिकली क्या हुआ? रेड ब्लड सेल्स में हमारी बॉडी में एल्ब्यूमिन की कमी हुई, जिसकी वजह से ब्लड सेल्स जो हैं वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा? इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड जो है माइग्रेट कर जाएगा इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, और ये हाइपोवॉल्यूमिया होगा, क्योंकि हमारी जो किडनी है उसके पास ब्लड जो है वो बहुत कम पहुँचेगा, बहुत कम फ्लो होगा। तो वो ये यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि डिक्रीज रीनल ब्लड फ्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइपोवॉल्यूमिया हो जाएगा। तो अब यहाँ पे दो चीज़ें होंगी। अब हमारी बॉडी जो है वो ट्राई करेगी कंपनसेट करने की। तो हमारी बॉडी कंपनसेट करने की ट्राई करेगी, तो सबसे पहले क्या होगा? इंक्रीज रेनिन प्रोडक्शन होगा। हमारी बॉडी क्या करने की कोशिश करेगी? इंक्रीज़ करने की कोशिश करेगी रेनिन को, जिसकी वजह से इंक्रीज़ होगा एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन
एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन इंक्रीज़ होगा और यहाँ पे हो जाएगा रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम या सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन होगा, जिसकी वजह से वाटर रिटेंशन होगा। मतलब हमारी बॉडी को लगा कि हाइपोवॉल्यूमिया हो रहा है तो हमें वाटर जो है उसको रिटेन करना पड़ेगा, ताकि हमारा जो बॉडी है वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में ना चली जाए एक तरीके से, जिसकी वजह से क्या होगा कि और वर्स हो जाएगा हमारा एडिमा। तो ये था हमारा पैथोफिजियोलॉजी। अब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की बात करें तो हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में सबसे पहले कराएंगे यूरिन एग्जामिनेशन कराएंगे, जिसमें प्रोटीनूरिया देखेंगे, रेड सेल्स देखेंगे, कास्ट देखेंगे, एक्सेट्रा ये सब देखेंगे। और सेरम बायोकेमिस्ट्री में HB देखेंगे, WBC, प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, कोलेस्ट्रॉल एंड इलेक्ट्रोलाइट्स ये सब देखेंगे। और इसमें हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो एल्ब्यूमिन का जो लेवल आएगा वो लेस दैन 2.5 ग्राम पर DL की हमारी बॉडी से क्या लॉस हो रहा है, हमारी बॉडी से बार बार एल्ब्यूमिन लॉस होते जा रहा है। और कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो होंगे वो इंक्रीज़ होंगे। कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड इसलिए इंक्रीज़ होंगे क्योंकि एल्ब्यूमिन का जो प्रोडक्शन होता है वो जाके लिवर में होता है, तो लिवर कंपनसेट करने के लिए वो बार बार कोशिश करेगा कि जो एल्ब्यूमिन का लेवल है हमारी बॉडी में बना रहे, और इसके लिए वहाँ पे फैटी लीवर भी हो जाएगा और यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड भी इंक्रीज़ हो जाएंगे उसकी वजह से। फिर यूरिन एंड क्रिएटिन जो होगा वो नॉर्मल आएगा। फिर C3 एंड एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ टाइटर टेस्ट कराएंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, मेंटॉक्स टेस्ट कराएंगे, रीडल बायोप्सी जो होती है वो कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशंस में कराई जाती है। फिर ट्रीटमेंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी देंगे। इसमें सबसे ध्यान रखने वाली ये ड्रग है प्रेडिनिसोल, इसको देंगे। ये सबसे पहले देते हैं 2 mg पर kg पर डे के हिसाब से। इसकी मैक्सिमम डोज जो हो सकती है वो 60 mg हो सकती है। और यहाँ इसको 6 हफ्ते तक देते हैं। जो भी कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स होती हैं उसको हम कंटिन्यूली नहीं, सबसे पहले हम लोग उसको थोड़े हायर डोज से शुरू करते हैं, उसके बाद उसको धीरे धीरे बंद करने के लिए उसका डोज कम करते। तो स्टार्टिंग में हम उसे 2 mg पर kg पर डे के हिसाब से देंगे और फिर 6 हफ्तों के लिए, और उसके बाद फिर उसको रिड्यूस कर देंगे 1.5 mg पर kg पर डे के हिसाब से। मैक्सिमम 40 mg दे सकते हैं 6 हफ्तों के लिए, और ये अल्टरनेट डेज पे देंगे। और अगर बार बार रिलैप्स हो रहे हैं, मतलब फर्स्ट एपिसोड आया, सेकंड एपिसोड आया, रिलैप्स बार बार आता जा रहा है, तो प्रेडिनिसोल ही देंगे 2 mg पर kg पर डे के हिसाब से। तब तक देंगे जब तक यूरिन में एल्ब्यूमिन का जो वॉल्यूम है वो ट्रेस अमाउंट में ना आ जाए या एकदम ख़त्म ना हो जाए। और या फिर 3 कॉन्जिक्यूटिव डेज में देंगे, फॉलोड बाय 1.5 mg पर kg पर डे एवरी अल्टरनेट डे फॉर 4 वीक्स के लिए देंगे। फिर फ्रीक्वेंट रिलैप्स हो रहे हैं या स्टेरॉइड डिपेंडेंट हो गया है तो उसको 0.5 to 0.7 mg पर kg पर डे के हिसाब से देंगे 9 to 18 मंथ्स के लिए। और एडिमा के लिए हम लोग डायरेटिक्स देंगे। डायरेटिक्स में क्या देंगे, लूप डायरेटिक फ्रूजामाइड 1 to 3 mg पर kg पर डे के हिसाब से। और डाइट में हमारी बॉडी से क्योंकि प्रोटीन लॉस हो रहा है तो हम उसको हाई प्रोटीन इंटेक डाइट देंगे, जिसमें 2 to 2.5 ग्राम पर kg पर डे के हिसाब से देंगे। और एडिमा हो रहा है इसलिए हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे सॉल्ट को, और सॉल्ट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे 1 to 2 ग्राम पर डे के लिए। ये सिर्फ उनमें करेंगे जिनके में बहुत ज़्यादा सीवियर एडिमा या परसिस्टेंट एडिमा है। और इम्यूनाइजेशन में हमें एक ध्यान रखना है कि जिस बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसको लाइव वैक्सीनेशन नहीं देंगे, हम उसे किल्ड वैक्सीनेशन दे सकते हैं। और अगर हम लाइव वैक्सीनेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम उसका ध्यान रखेंगे कि उसको प्रेडिनिसोल जो उसने जो थेरेपी ली है उसको कम से कम 6 हफ्ते हो चुके हैं उसको लिए हुए, उसके बाद ही हम लाइव वैक्सीनेशन उसे दे सकते हैं। थैंक यू। Please like, share, subscribe for this type of content.